स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे बेटा अंतः आणविक बंध के बारे में, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध के बारे में कि किस प्रकार से अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है। अब जैसा कि नाम मैंने आपको पहले बताया था बेटा, अंतः आणविक का मतलब क्या होता है, जब एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बंध का निर्माण होगा। अब एक अणु के अंदर हाइड्रोजन का निर्माण किस प्रकार होगा और उसकी क्या क्या शर्तें हैं, क्या कंडीशन है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए बेटा, जब हाइड्रोजन बंध एक ही अणु में दो परमाणु के मध्य निर्मित होता है तब उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अंतः आणविक बंध, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध कह देते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, ओ नाइट्रोफिनॉल। अब ओ नाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो बेटा देखें आप, ये अपने पास में बेंजीन लगा हुआ है, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है बेटा OH, बेंजीन के ऊपर OH का नाम होता है बेटा फिनॉल। इसके बगल में ऑर्थो पोजीशन पर, ये देखिए बेटा आप, ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो मेटा पैरा, आपको थोड़ी जानकारी होगी बेटा, चाहे तो इसको हम यहां भी लगा सकते थे। ये और ये पोजीशन ऑर्थो है, ये दोनों मेटा है और ये पोजीशन पैरा है। ये मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन बता दिया मैंने इसके बारे में। अब देखो बेटा ओ नाइट्रोफिनॉल। अब ओ नाइट्रोफिनॉल के अंदर क्या है, जब ये संरचना इस प्रकार की बनी तो ओ नाइट्रोफिनॉल में आप एक बात देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो फोन से अटैच है, हाइड्रोजन फोन से सहसंयोजक रूप से बंधित है। बगल में एक और फोन लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर अवश्य होगा, अर्थात यहां पर इनके मध्य क्या हो गया, एक हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो गया। तो यह एक ऐसा हाइड्रोजन बंध है जो एक ही अणु के अंदर बन रहा है। तो जब कभी कोई हाइड्रोजन बंध एक ही अणु के अंदर बनेगा तब उसका नाम क्या दिया जाएगा बेटा, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध, या फिर हम बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, अंतः आणविक का मतलब एक ही अणु के अंदर। अब जब यहां पर एच बंध का निर्माण हुआ तो बेटा एच बंध का निर्माण होने की वजह से यहां पर एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं बेटा किलेशन। किलेशन का प्रोसेस होता है। अब किलेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है, यहां पर क्या है बेटा, एक रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं बेटा यहां पर वलय का निर्माण हो रहा है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जो रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, तो रिंग जो होती है वो नॉर्मली 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग जो होती है वह स्टेबल मानी जाती है। नॉर्मली 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग जो होती है वह स्टेबल मानी जाती है। तो यदि आप चाहें तो उसके मेंबर चेक करके देख सकते हैं बेटा, आप कहीं से भी गिनती शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहां से गिनती शुरू कर रहा हूं, तो मैंने गिनती करी बेटा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो बेटा आप देख सकते हैं कि यह जो वलय बन रही है, यह जो रिंग बन रही है, ये 6 मेंबर्ड है। सिंस 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो स्टेबल होती है, अर्थात यहां पर इस प्रकार से बंध का निर्माण करा जा सकता है। सामान्यतः ऐसा होता है बेटा, जैसे मैंने बताया आपको, 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होती है और 3 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो थोड़ी सी कम स्टेबल होती है, लेस स्टेबल उसको कहा जाता है। तो यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है तो क्या हुआ बेटा, यहां पर किलेशन हुआ। किलेशन होने का मतलब क्या है बेटा, यहां पर वलय का निर्माण हुआ। इस वजह से यहां पर स्थायित्व आ जाता है और इस वजह से यहां पर हाइड्रोजन बंध बन पाता है, उसका स्थायित्व हो पाता है। तो बेटा आपने एक एग्जांपल देखा ओ नाइट्रोफिनॉल का, और एग्जांपल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा अपने पास में सैलिसिल्डिहाइड। अब सैलिसिल्डिहाइड का मतलब क्या होता है बेटा, देखें आप, सैलिसिल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन के साथ में OH लगा रहेगा और यहां पर CHO ग्रुप, एक अल्डिहाइड ग्रुप लगा रहेगा। अब आप यहां पर भी देख सकते हैं बेटा कि हाइड्रोजन जो है वो फोन से अटैच है, हाइड्रोजन फोन से अटैच है, बगल में फोन है, ऑक्सीजन है, उसके बाद लोन पेयर होगा, अर्थात यहां पर H बंध का निर्माण हो सकता है। तो जब यहां पर H बंध का निर्माण हुआ तो यह H बंध इसी अणु के अंदर बन रहा है, अतः यह किसका एग्जाम्पल है, अंतः आणविक H बंध का एग्जाम्पल है। अब यदि आप देखें कि क्या यहां पर किलेशन हो रहा है, तो बिल्कुल यहां किलेशन हो रहा है। अब आप यहां चाहें तो बेटा यहां पर रिंग का नंबर चेक कर सकते हैं, मेंबर चेक कर सकते हैं। गिनती शुरू करते हैं बेटा, यहां पर मान लीजिए हमने यहां से गिना 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। तो 6 मेंबर्ड रिंग क्या है, स्टेबल है। जैसा भी हमने यहां देखा था 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है, वैसे वैसे यहां पर 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल है, किलेशन हो रहा है, अर्थात यहां पर यह H बंध बन सकता है। और जब ये H बंध बनेगा तो किसका एग्जाम्पल होगा बेटा, अंतः आणविक का। तो जब एक ही अणु के अंदर H बंध बनने की संभावना है, एक ही अणु में H बंध बन रहा है, तब उसका नाम क्या दिया गया बेटा, अंतः आणविक H बंध नाम दिया गया है। नेक्स्ट बात करें बेटा और एग्जाम्पल, सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड के अंदर क्या है बेटा, ये बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया हमने और यहां पर COOH OH ग्रुप, यहां पर COOH ग्रुप लगा दिया हमने, क्योंकि एक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप देख सकते हैं बेटा फिर से हाइड्रोजन जो है वो फोन से अटैच है, बगल में फोन है, उसके बाद लोन पेयर है, अर्थात यहां भी H बंध बनेगा। जब यहां भी H बंध बनेगा तो ये H बंध अणु के अंदर बना, अर्थात इसका नाम क्या है, अंतः आणविक बंध। अब आप यहां देखिए बेटा किलेशन हो रहा है, रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, वलय का निर्माण हो रहा है। कितना मेंबर का रिंग है तो आप गिन सकते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अगेन यहां पर 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। 6 मेंबर रिंग बन सकती है, स्टेबल है, अर्थात यहां पर H बंध का निर्माण हो सकता है। तो सैलिसिलिक एसिड के अंदर क्या है बेटा, H बंध बन सकता है, यहां पर हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल, क्लोरल हाइड्रेट।
क्लोरल हाइड्रेट एग्जाम्पल क्या है, पहली बात तो आप देखें बेटा इसका फॉर्मूला क्या है। इसका फॉर्मूला है बेटा CCl3 CHOH होल ट्वाइस। अब पहली बात तो इसकी खास बात क्या है, खास बात यह है बेटा नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप लोग ऐसा देखते हैं कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप स्टेबल नहीं होते। नॉर्मली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऐसा देखते हैं कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH के ग्रुप स्टेबल नहीं होते, परंतु ये एक ऐसा यौगिक है जिसमें एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप स्टेबल हो जाते हैं। अब स्टेबल होने के पीछे रीजन क्या है, तो रीजन है बेटा उसके अंदर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना, किलेशन होना। किस प्रकार से आप देख सकते हैं बेटा, फॉर्मूला है अपने पास में CCl3 CHOH होल ट्वाइस। तो C के साथ में हमने 3 Cl लगा दिए, फिर ये बेटा यहाँ पर CCH3 यहाँ पर हम लगा दिया बेटा H लगा दिया, और ये लगा दिया हमने OH और एक लगा दिया OH। अब आप देख सकते हैं बेटा यह हाइड्रोजन जो है वो फोन से अटैच है, और यहां पर आ गया बेटा क्लोरीन। अब क्लोरीन के बारे में हमने आपको बताया था कि क्लोरीन जो है वो ऐसा तत्व है जो कि हमेशा H बंध का निर्माण नहीं कर सकता, परंतु जब भी करेगा तो हमेशा वो कहां करेगा बेटा, अंतः वाले केस में ही कर सकता है, इंट्रा वाले केस में ही कर सकता है। तो क्लोरीन जब भी कभी हाइड्रोजन बंध का निर्माण करेगा उसकी कंडीशन क्या है, वह हमेशा अंतः आणविक H बंध का निर्माण ही कर सकता है। अब आप देखें बेटा क्लोरीन जो है इसके पास भी लोन पेयर उपस्थित है, तो इसके लोन पेयर के साथ में यह जो हाइड्रोजन है वह, क्योंकि हाइड्रोजन फोन से अटैच है तो ये ऐसे H बॉन्ड बनाएगा, और सिमिलरली ये वाला क्लोरीन जो है इसके पास जो लोन पेयर है ये, और ये हाइड्रोजन जो फोन से अटैच है यहां पर इसके बीच में लोन पेयर के द्वारा इस प्रकार से हाइड्रोजन बंध बन सकता है। तो आप देख सकते हैं बेटा कि ऐसे एक हाइड्रोजन बंध ऊपर बन सकता है, एक हाइड्रोजन बंध ऐसे नीचे भी बन सकता है। तो आप ये बात देखिए बेटा कि यहाँ पर हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है और वलय बन रही है बेटा, और वलय 2 बन रही है। वो 2 वलय कैसे बन रही है आप गिन सकते हैं बेटा, नंबर चेक करें आप। पहले हम यदि ऊपर वाले के बारे में बात करें तो बेटा आप देख सकते हैं 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो बेटा आप यहां देखिए, यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बनी, एक रिंग ऊपर के ऊपर बन रही है, सेम टू सेम 1, 2, 3, 4 और ये 5, और एक 5 मेंबर रिंग नीचे की ओर बनेगी। तो आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि इसके अंदर 2-2 रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, और जितना रिंग का फॉर्मेशन होता है सिस्टम में किलेशन बढ़ता है, उसके बाद सिस्टम के अंदर स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो यहां पर एक कार्बन के ऊपर 2-2 OH आ रहे हैं, आप देख सकते हैं बेटा इस कार्बन पर 2 OH लगे हुए हैं, तो इसके मतलब ये यौगिक कैसा है, अस्थायी होना चाहिए, परंतु फिर भी स्थायी है। तो उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, इसके अंदर हाइड्रोजन बंध का उपस्थित होना। यहां पर अंतः हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बंध यहां इस प्रकार बन सकता है, किलेशन भी हो रहा है जिसकी वजह से वलय का निर्माण हो रहा है, सिस्टम बहुत अधिक स्टेबल हो रहा है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल है क्लोरल हाइड्रेट जिसमें एक कार्बन पर 2-2 OH स्टेबल हो जाते हैं, और ये एक ऐसा एग्जांपल भी है बेटा जिसमें आपने ये बात देखा कि जो क्लोरीन है वह क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बंध के अंदर भागीदार हो रहा है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन बंध में भागीदार कब बन सकता है बेटा, जब वह क्या होगा, अंतः आणविक बंध बना रहा। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं बेटा, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल एटसेट्रा एटसेट्रा, आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो बात यहां पर यह है कुल मिलाकर के कि अंतः हाइड्रोजन बंध कब बनेगा, जब एक ही यौगिक के अंदर हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना होगी। और क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन केवल और केवल अंतः हाइड्रोजन बंध का निर्माण ही कर सकता है, वह अंतर के साथ निर्माण नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट बात करें बेटा अब हम हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा। हाइड्रोजन बंध की मात्रा यदि बढ़ती है तब विलेयता बढ़ती है। अब विलेयता के बारे में बात करें तो विलेयता सामान्यतः कहां देखी जाती है बेटा, जल में देखी जाती है। जल की यदि हम बात करें तो जल के अंदर विलेयता के बारे में हम बात करें तो हाइड्रोजन बंध की मात्रा यदि बढ़ती है तब विलेयता बढ़ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं बेटा कि जब जिसके अंदर हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता जल के साथ होगी वह जल के साथ H बंध बना लेगा, H बंध बना लेगा तो उसमें विलय हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल बात करें बेटा हम अल्कोहल की। अब अल्कोहल की यदि हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें बेटा हम यहाँ पर अल्कोहल। अब अल्कोहल का सूत्र क्या होता है बेटा, ROH होता है ना बेटा, ROH सूत्र। अब ROH जो होता है यदि आप ध्यान दें तो वह H2O के साथ में आसानी से H बंध का निर्माण कर सकता है, क्योंकि ROH के अंदर हाइड्रोजन फोन से अटैच है और यहां पर भी हाइड्रोजन फोन से अटैच है। आप देख सकते हैं बेटा ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होगा, तो यहां पर आसानी से इनके बीच में क्या हो सकता है बेटा, H बंध का निर्माण हो सकता है। तो जैसे ही ROH और H2O के मध्य H बंध का निर्माण होगा, यहां पर यह बात कही जा सकती है कि ये क्या होंगे बेटा, आपस में मिश्रित हो सकते हैं, और मिश्रित होने का मतलब क्या है, आसानी से विलय हो सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बेटा अल्कोहल जो होता है वो वाटर के अंदर किसी भी रेशो के अंदर मिक्स हो जाता है। तो मिक्स होने के पीछे रीजन क्या है, रीजन है बेटा उसके अंदर क्या, हाइड्रोजन बंध का उपस्थित होना। तो अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, इसी वजह से वह पानी के अंदर बेटा क्या होता है, विलय हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि हाइड्रोजन बंध की मात्रा यदि बढ़ती है तो विलयता की मात्रा भी बढ़ती है। यदि हाइड्रोजन नहीं होगा, यदि हाइड्रोजन बंध नहीं बन पाएगा तब वह जल के अंदर विलय नहीं हो सकता। जैसे कि ईथर की बात करें, अब ईथर क्या होता है बेटा, ईथर का फॉर्मूला होता है बेटा ROR। अब ईथर की यदि हम बात करें तो ईथर जो होगा वो जल में विलय ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तो हाइड्रोजन उपस्थित ही नहीं है।
जब हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा तो यह हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता, अर्थात ईथर जो है वो जल में अविलेय होता है। तो अल्कोहल और ईथर दोनों की बात करें तो दोनों ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, बट फिर भी अल्कोहल वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, पूर्णतः विलय होता है, जबकि ईथर इसमें ना के बराबर घुलता है। उसके पीछे रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वह जल के अणु का H बॉन्ड बना सकता है, अर्थात मिश्रित हो सकता है, इसका मतलब विलय हो सकता है। परंतु ROR ईथर की यदि हम बात करें तो बेटा ईथर मिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि ईथर में H बॉन्ड नहीं है, वह जल के अणु के साथ H बॉन्ड नहीं बना सकता, तो मिश्रित ही नहीं हो पाएगा, तो विलयता की तो बात करना ही बेईमानी वाली बात हो जाएगी। इसलिए ईथर जल में विलय नहीं होता और अल्कोहल जल में विलय हो जाता है, क्योंकि अल्कोहल में H बंध है, ईथर में H बंध नहीं है। नेक्स्ट बात करते बेटा, यदि हाइड्रोजन बंध की मात्रा बढ़ती है तब गलनांक बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा, श्यानता बढ़ेगी। पहले तो आप इन तीनों पॉइंट के बारे में देखें बेटा, गलनांक, क्वथनांक और श्यानता क्या होता है। गलनांक, क्वथनांक का मतलब क्या होता है बेटा? गलनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, यदि हमें किसी यौगिक को गलाना है तब जो हमें तापमान चाहिए उसे गलनांक बोलते हैं। क्वथनांक मतलब उसको बॉइलिंग पॉइंट, उसको उबालना है, किसी यौगिक को हमें उबालने के लिए तापमान चाहिए उसे क्वथनांक बोलते हैं। और श्यानता का मतलब क्या होता है बेटा? श्यानता का मतलब होता है बेटा किसी भी सब्सटेंस का विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है बेटा गाढ़ापन। गाढ़ापन का मतलब है, समझे बेटा, जैसे आप देखते हैं बेटा तेल होता है और पानी होता है, तो बेटा तेल को यदि आप जमीन पर ढोले और पानी को जमीन पर ढोले तो कौन आसानी से तैर सकता है, कौन आसानी से फैलेगा? तो पानी फैलेगा, तेल तो नहीं फैलेगा। तो जिसकी फैलने की रफ्तार कम है, जो कम फैलेगा, जो अधिक गाढ़ा है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? श्यानता बोलते हैं। तो श्यानता जो होती है उसका मतलब होता है किसी द्रव का गाढ़ापन। बेसिकली यदि हम बात करें बेटा तो श्यानता का मतलब क्या होता है? लिक्विड में जो फ्रिक्शन होता है उसको हम विस्कोसिटी के द्वारा, जो है लिक्विड में, यानी कि जो द्रव में जो घर्षण होता है उसको हम श्यानता के बारे में बताते हैं, श्यानता के द्वारा बताते हैं। जिसका श्यानता का मात्रा अधिक होगा इसका मतलब वह अधिक गाढ़ा है, वह आसानी से मूव नहीं कर सकता है। जिसकी श्यानता की मात्रा कम है वह आसानी से मूव कर सकता है। अब बात यहां पर यह है कि हाइड्रोजन बंध की मात्रा यदि बढ़ रही है तो गलनांक, क्वथनांक और श्यानता तीनों बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा, आप देख सकते हैं, यदि हम H बंध की बात करें तो H बंध का मतलब क्या है बेटा? H बंध एक फिजिकल फोर्स है और अलग अलग प्रकार के अणुओं के मध्य जब बल लगेगा तो क्या होगा बेटा? आकर्षण की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यदि हम H बंध की मात्रा बात करें तो H बंध का मतलब क्या होता है बेटा? कि अणुओं के मध्य संघनन होना शुरू हो गया है, अणुओं के मध्य संगठन बनना शुरू हो गया है, एसोसिएशन होना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा? सभी के सभी अणु जो होंगे वो एक साथ रहेंगे। और आपको तो मालूम है बेटा कि एकता के अंदर शक्ति होती है। जब सभी के सभी अणु एक साथ एक ही अवस्था के अंदर रहेंगे तब आपको किसी एक अणु को निकाल करके बाहर करना, चाहे उसे गलाना हो, चाहे उसे उबालना हो, या फिर हम श्यानता के बारे में बात करें तो जब अणु एक साथ संघनन अवस्था में रहेंगे, संगठित अवस्था में रहेंगे, तब उस अणुओं के अंदर उसको उबालना, उसको गलाना और उसको आसानी से मूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यहां पर ये बात कही गई है कि जब हाइड्रोजन बंध की मात्रा बढ़ेगी तब अणुओं के मध्य संघनन बढ़ेगा, संगठन बढ़ेगा, जिसकी वजह से उनके लिए गलनांक, क्वथनांक और श्यानता की मात्रा बढ़ जाती है। तो बेटा आप देख सकते हैं गलनांक, क्वथनांक और श्यानता की मात्रा क्यों बढ़ गई? क्योंकि हाइड्रोजन बंध की वजह से वहां पर अणुओं के मध्य जो एसोसिएशन है, संघनन है, जो संगठन है, वो बढ़ गया। अब एक अणु अकेला अणु नहीं रहेगा, वो बहुत से अणु के साथ में हाइड्रोजन बंध बने होने की वजह से घिरा हुआ रहेगा। तो आपको एक साथ कई सारे बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा ताकि आप उसको अलग कर सकें, और इसके लिए आपको काफी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, आपको ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ेगी, आपको काफी ऊर्जा चाहिए होगी। इसी वजह से यहां पर इन सब चीजों का मान हाई बताया गया है, अधिक बताया गया है। अब आप एक बात देखें बेटा कि यहां पर वाष्प दाब कम हो जाएगा और वाष्पशीलता भी कम हो जाएगी। अब वाष्प दाब और वाष्पशीलता कम क्यों हो जाएगी? कॉमन सेंस की बात है बेटा, आप देख सकते हैं। पहली बात तो वाष्प दाब का मतलब क्या होता है, वाष्पशीलता का मतलब क्या होता है? आपने देखा बेटा, कमरे के टेम्परेचर पर आप पेट्रोल को रखें और कमरे के टेम्परेचर पर आप जल को रखें, तो बेटा बताओ कौन जल्दी से उड़ जाएगा? तो क्लियर बात आप जानते हैं बेटा, पेट्रोल को अगर आप खुले में रखेंगे तो पेट्रोल उड़ जाता है, जबकि जल तो नहीं उड़ता। तो जल नहीं उड़ने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जल के अणुओं के अंदर हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। थोड़ी देर पहले हमने आपको उसका स्ट्रक्चर बताया बेटा, बर्फ का स्ट्रक्चर देखा था हमने। तो जल के जो अणु है वह संगठित अवस्था में है, संघनन अवस्था में है। तो एक जल के अणु को अलग करने के लिए आपको कई सारे जल के अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बंध है उनको तोड़ना पड़ेगा। परंतु पेट्रोल में ऐसा कुछ नहीं है। पेट्रोल के अणु जो है वहां पर एक सामान्य दुर्बल बल कार्य कर रहा है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ वान डेर वाल बल कार्य करेंगे, वहां पर कोई हाइड्रोजन बंध नहीं है। इसका मतलब कमरे के तापमान पर यदि बात करी जाए तो पेट्रोल के अंदर बहुत कम आकर्षण है, तो पेट्रोल का जो अणु है वो बहुत आसानी से बेटा वाष्पीकृत हो सकता है। तो जो आसानी से वाष्पीकृत हो सकता है उसकी वाष्पशीलता अधिक है। तो क्लियरली बात है कि हाइड्रोजन बंध के उपस्थित होने की वजह से वाष्प ही कम बनेगा तो वाष्पशीलता कम हो जाएगी। इसलिए जब हाइड्रोजन बंध की मात्रा बढ़ रही है तो वाष्पशीलता कम है,
और जब वाष्पशीलता ही कम है तो वाष्प कम बनेगी, तो वाष्प के द्वारा जो दाब बनेगा, वेपर जो प्रेशर बनेगा, उसकी मात्रा भी कम हो जाएगी। इसलिए बेटा ये बात बताई गई है कि यदि हम बात करें हाइड्रोजन मंद के द्वारा, तो जब हाइड्रोजन मंद की मात्रा बढ़ रही है तो वाष्पशीलता जो है वो भी कम होगी और वाष्प दाब भी कम होगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया वाटर का और पेट्रोल का। जल और पेट्रोल की यदि हम बात करें तो जल का वाष्प दाब भी कमरे के तापमान पर कम होगा, वाष्पशीलता भी कमरे के तापमान पर कम होगी, क्योंकि जल के अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। यदि आपको किसी एक जल के अणु को अलग करना है तो आपको बहुत सारे जल के अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन बंध है उन सभी को तोड़ना पड़ेगा। उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी जो कि कमरे के तापमान पर उतनी अधिक उपलब्ध नहीं हो पाएगी। परंतु यदि पेट्रोल की बात करें या किसी और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बात करें तो पेट्रोल के अंदर क्या हो रहा है बेटा कि अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बंध नहीं है, कोई वंडरवॉल फोर्स होगा, और वंडरवॉल फोर्स तो हाइड्रोजन बॉन्ड से वैसे ही वीक फोर्स होता है, इसलिए उसको उड़ाना, उसको अलग अलग करना बहुत आसान है। तो वहां पर कम टेम्परेचर पर अधिक मॉलिक्यूल एयर में जाएंगे, हवा में जाएंगे, तो वाष्प अधिक बनेगा, वाष्पशीलता अधिक होगी और वाष्प दाब भी अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, अब यहां पर आया है पृष्ठ तनाव। अब पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है बेटा? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के बारे में शायद आपने सुना होगा, देखा भी होगा, नहीं सुना है, नई जानकारी तो मैं आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। कई बार देखा होगा बेटा, आप जैसे मान लीजिए एक गिलास है, एक गिलास में यदि आप पानी भरें तो पानी भरते भरते कभी कभी ऐसा होता है कि जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है, पानी उससे हल्का सा ऊपर की ओर चला जाता है। जैसे अभी आप पानी भरेंगे गिलास के अंदर तो गिलास का सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो है, पानी उससे हल्का सा कभी कभी ऊपर चल जाता है। अब देखा जाए कायदे से तो पानी अगर ऊपर जा रहा है तो उसे नीचे गिर जाना चाहिए, पर वो नीचे नहीं गिर पाता है। तो एक लिमिट, एक अवस्था तक वो रह सकता है। तो उसके पीछे रहने के पीछे कारण क्या है बेटा? वहां पर सरफेस टेंशन का होना, पृष्ठ तनाव का होना, कि अंदर के जो मॉलिक्यूल है जो गिलास के अंदर बैठे हुए हैं वह उन बाहर के मॉलिक्यूल को, बाहर के अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो उनको आसानी से गिरने नहीं देते। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पृष्ठ तनाव बोलते हैं। अब आप समझ सकते हैं बेटा कि यदि हाइड्रोजन बंध की मात्रा बढ़ेगी तो यहां पर हाइड्रोजन बंध की मात्रा बढ़ने पर अणुओं के अंदर संगठन बढ़ रहा है, संघनन बढ़ रहा है। तो ज्यादा हाइड्रोजन बंध की मात्रा होगी तो ज्यादा आकर्षण होगा, इसका मतलब पृष्ठ तनाव की मात्रा भी अधिक हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं बेटा कि हाइड्रोजन बंध के अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन बंध हमें यहां पर किस किस प्रकार से बता सकता है, एक एक करके बारे में अब हम देखकर डिस्कस करते हैं बेटा कि अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध और अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध के अंदर बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, अलग अलग बातें क्या है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही शॉर्ट सा एग्जांपल है, देखें बेटा। अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध और अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध दोनों के बारे में देखते हैं बेटा। यहां पर देखें बेटा, ओ नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल और पी नाइट्रोफिनॉल। ओ नाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या बेटा बताया था अभी आपको, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। पी नाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या है बेटा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। पहले तो हम ओ नाइट्रोफिनॉल के बारे में बात करें। ओ नाइट्रोफिनॉल में आपको बताया था बेटा कि यहां पर अंतः हाइड्रोजन बंध बन जाता है, अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। जब यहां पर अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाएगा तो इस प्रकार से यहां पर एक अणु के अंदर अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बन गया। ऐसा दूसरा अणु होगा, इनके मध्य अंतः आणविक हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। अब आप ये बात देख सकते हैं बेटा, क्या इस पहले वाले ओ नाइट्रोफिनॉल और दूसरे वाले ओ नाइट्रोफिनॉल के मध्य कोई एच बंध बन सकता है? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इसका हाइड्रोजन ऑलरेडी इंगेज हो चुका है एच बॉन्डिंग में। वह एक बार ही एच बंध बना सकता था, उसने इधर एच बंध बना लिया। सिमिलरली इसका हाइड्रोजन भी इंगेज हो चुका है मॉलिक्यूल के अंदर ही, अणु के अंदर ही। वह एक बार एच बंध बना सकता था, एक बार एच बंध बना चुका है। अर्थात दोनों अणुओं के मध्य एच बंध नहीं बन सकता। अब दोनों ही अणु किस प्रकार के अणु है बेटा? ध्रुवीय अणु है। तो ध्रुवीय के मध्य किस प्रकार का बल लग सकता है बेटा? यहां पर कीजोम बल, अर्थात यहां तो कीजोम बल लगेगा दो अणुओं के मध्य। चलिए इधर बात करते हैं बेटा पी नाइट्रोफिनॉल के बारे में। अब पहले तो हम पी नाइट्रोफिनॉल को देखें तो पहली नजर में तो हमें देख करके लगता है कि पी नाइट्रोफिनॉल की जो संरचना है, इस O और इस H के मध्य यहां पर H बंध बना सकते हैं। देखिए बेटा, यदि मैं सोचूं यहां पर तो इन दो और H इसके बीच में H बंध बन सकता है ना बेटा, परंतु ऐसा H बंध नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? आप सिर्फ क्लियरली देख सकते हैं बेटा कि इस O और इस H के अंदर डिस्टेंस, दूरी बहुत अधिक है। इतना लंबा तो कोई सहसंयोजक बंध भी नहीं बनता, जबकि सहसंयोजक बंध तो एक केमिकल बॉन्ड है, रासायनिक बंध। इतना लंबा कोई बॉन्ड नहीं बन सकता। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो वैसे ही वीक फोर्स है। इसका मतलब पी नाइट्रोफिनॉल के अंदर अंतः हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यदि बंध बनता तो यहां पर दूरी बहुत अधिक हो जाती, और दूरी अधिक हो नहीं सकती। एच बॉन्ड वैसे ही वीक फोर्स है, इतना लंबा कोई बॉन्ड बन नहीं सकता। अतः पी नाइट्रोफिनॉल के अंदर अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बनने की संभावना नहीं है। तो यहां पर तो हमने बात बोल दी कि बेटा यहां पर अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध, ये जो बंध है बेटा यहां पर इस प्रकार से नहीं बन पाएगा। अब यदि हम यहां पर बात करें क्या यहां पर अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध बन सकता है, तो आप कंडीशन चेक कर सकते हैं बेटा। पी नाइट्रोफिनॉल का पहला अणु और दूसरे अणु दोनों के मध्य देखिए बेटा, इसका हाइड्रोजन फोन से अटैच है, यहां फोन लगा है लोन पेयर, इसके मध्य एच बंध बनेगा। इसका हाइड्रोजन फोन से अटैच है, यहां ऑक्सीजन है, इस पर लोन पेयर है, इसके मध्य एच बंध बनेगा। तो जब दो अणुओं के मध्य एच बंध बन सकता है
तब इसको हम किस श्रेणी में रखेंगे बेटा? अंतर आणविक हाइड्रोजन बंध की श्रेणी में रखेंगे। अब यहां पर दो अलग अलग अणुओं के मध्य संगठन हो चुका है। अब इससे क्या क्या बातें प्रभावित होगी, तो हम सभी बातों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट, अणु जो है वो आपस में कीजोम बल द्वारा बंधित। जैसे मैंने बताया बेटा आपको, इन दोनों अणुओं के मध्य क्या होगा? कीजोम बल होगा। कीजोम बल क्यों होगा? क्योंकि कीजोम बल कहां लगता है बेटा? ध्रुवीय में लगेगा। परंतु यदि यहां पर बात करी जाए तो दो अणु आपस में H बंध के द्वारा बंधित है। अब यहां पर क्या अंतर आ गया बेटा? H बंध आ गया। तो आप देख सकते हैं बेटा कि किसकी बंध सामर्थ्य अधिक है? H बंध की बंध सामर्थ्य अधिक है, अर्थात यहां दोनों अणुओं के मध्य अधिक आकर्षण बल होगा, यहां दोनों अणुओं के मध्य कम आकर्षण बल होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा, अणुओं के मध्य दुर्बल बंध होता है, समझ में आ गई बात बेटा आपको? अणुओं के मध्य प्रबल बंध होता है, समझ में बात आ गई, क्योंकि यहां पर दोनों अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। क्वथनांक कम होता है क्योंकि वंडरवॉल बल को हाइड्रोजन बंध की तुलना में वियोजित करना बहुत आसान होता है। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले देख करके आए थे बेटा, आप देख सकते हैं इसका क्वथनांक कम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक अणु दूसरे अणु से सिर्फ और सिर्फ वंडरवॉल बल के द्वारा, कीजोम बल के द्वारा जुड़ा हुआ है। परंतु यदि हम यहां पर बात करें तो क्वथनांक अधिक होगा, क्योंकि H बंध को वियोजित करना आसान नहीं होता। यदि आपको किसी एक अणु को वियोजित करना है, अलग करना है, तो आपको ये वाला H बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, आपको ये वाला H बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा। दोनों H बॉन्ड को तोड़ने के लिए वॉन्डरवॉल की तुलना में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात यह अधिक तापमान की आवश्यकता रखेगा, अर्थात इसका क्वथनांक अधिक हो जाएगा। तो अंतर आणविक वाले का क्वथनांक अधिक है अंतः वाले से। क्यों? क्योंकि अंतर आणविक के अंदर दो अणुओं के मध्य H बंध है, जबकि यहां पर आपने देख लिया कि यहां पर कैसा है बेटा? वॉन्डरवॉल फोर्स से O नाइट्रोफेनॉल के दो अणुओं के मध्य। नेक्स्ट देखिए बेटा, इसकी श्यानता कम होगी। श्यानता कम क्यों है? क्योंकि यहां पर दो अणुओं के मध्य H बंध नहीं। देखिए बेटा, श्यानता का मतलब क्या है? दो अलग अलग अणुओं के मध्य एसोसिएशन होना, H बंध का होना, जबकि यहां पर श्यानता अधिक हो जाएगी क्योंकि यहां पर दो अणुओं के मध्य क्या है? हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। नेक्स्ट देखिए बेटा, उच्च वाष्पशीलता। क्लियर सी बात है बेटा कि इसका क्वथनांक कम है। क्वथनांक कम है तो वाष्पशीलता अधिक होगी। इसका क्वथनांक अधिक है तो इसकी वाष्पशीलता कम हो जाएगी, कम वाष्पशीलता हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए बेटा, जल में विलेयता कम होती है। जल में विलेयता कम होती है क्योंकि जल में विलय होने के लिए H बंध बनाना आवश्यक होता है, जबकि कोई भी अणु जल के साथ H बंध नहीं बनाता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा कि यदि इस अणु की बात करी जाए तो इस अणु को यदि जल में विलय होना है तब इसको जल के साथ में H बंध बनाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको अल्कोहल बताया था, अल्कोहल ने क्या करा? जल के साथ में H बंध बनाया, तभी तो जल में विलय हुआ। परंतु आप ये बात देखें कि इसका हाइड्रोजन तो पहले से ही इंगेज है, ऑलरेडी अणु के अंदर ही H बंध बना करके बैठा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन तो फ्री ही नहीं है, तो जल के साथ तो H बंध बना ही नहीं सकता। और जब ये जल के साथ H बंध बना नहीं सकता तो जल में विलय भी नहीं हो सकता। परंतु यदि हम यहां पर बात करें बेटा, तो यदि हम इसको जल के साथ लेकर के आएंगे तो जल क्या कर सकता है? यहां पर हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर सकता है, और हाइड्रोजन का निर्माण होगा तो यहां पर आसानी से क्या हो जाएगा बेटा? विलेयता बताई जा सकती है। यहां पर विलेयता क्या हो जाएगी बेटा? ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर विलेयता कम होती है जबकि यहां पर विलेयता अधिक हो जाती है। तो बेटा इस प्रकार से हमने O नाइट्रोफेनॉल और P नाइट्रोफेनॉल के एग्जांपल्स को देखा। O नाइट्रोफेनॉल में क्या है बेटा? अंतः आणविक H बंध है, जबकि P नाइट्रोफेनॉल में क्या है बेटा? अंतर आणविक H बंध है। इन सभी पॉइंट को बेटा बार बार करके देखें, जितना अच्छे से आप इसको देखेंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको उतनी ही हेल्प होगी। नेक्स्ट बात करें बेटा, अपने पास में क्वेश्चन है, यदि O नाइट्रोफेनॉल का क्वथनांक X है तथा P नाइट्रोफेनॉल का क्वथनांक Y है तो क्या होगा? तो क्या X Y से बड़ा, X Y से छोटा, X बराबर Y नन। तो जस्ट अभी हम देख करके आ रहे हैं बेटा, ये बोल रहा है कि बेटा O नाइट्रोफेनॉल के बारे में क्या बोल रहा है? इसका क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा है। बॉइलिंग पॉइंट इसका इसने बताया बेटा X है, और P नाइट्रोफेनॉल वाले का क्या है बेटा? Y है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं बेटा किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा? तो O नाइट्रोफेनॉल वाला जो है इसके अंदर क्या है बेटा? इसके अंदर अंतः आणविक H बंध है। और P नाइट्रोफेनॉल की बात करें तो बेटा यहां पर क्या है? अंतर आणविक H बंध है। अंतः वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका मतलब Y का मान अधिक हो जाएगा X से। तो क्वेश्चन का अपना आंसर क्या चला जाना चाहिए बेटा? सेकंड ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। आंसर क्या होगा बेटा अपना इसका? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगले अपने पास में आया वर्ग 15, 16 तथा 17वें वर्ग के हाइड्राइड के क्वथनांक का क्रम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, इसके आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। देखिए बेटा बात क्या है, देखें सबसे पहले हम वर्ग 17 के बारे में बात करते हैं। वर्ग 17 में क्या क्या है बेटा? HF, HCl, HBr और HI। अब हमने क्या सीखा था बेटा? हमने ये बात सीखा था कि क्वथनांक गलनांक की यदि बात करें तो वह वॉन्डरवॉल बल के समानुपाती होता है, और वॉन्डरवॉल बल जो होता है वह आणविक भार के समानुपाती होता है। तो किसी अणु का यदि आणविक भार अधिक होगा तो वहां वॉन्डरवॉल फोर्स की मात्रा अधिक होगी, तो वहां पर क्या होगा बेटा? क्वथनांक की मात्रा भी अधिक हो जाएगी। उस आधार पर यदि हम देखें तो HF, HCl, HBr, HI, यदि हम इसमें इधर से इधर की ओर जाएंगे तो बेटा आप देखिए वर्ग के तत्व हैं, ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं, लगातार क्या होगा? आणविक भार बढ़ेगा। इसका मतलब यहां पर बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ना चाहिए। तो अब यहां पर बात क्या है
कि HF, HL, HBr, HI के अंदर लगातार यहाँ पर क्वथनांक बढ़ना चाहिए, परंतु हम ये बात जानते हैं कि HF के अंदर तो हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, परंतु HCl, HBr और HI में इनमें कहीं भी हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं है। तो HCl, HBr और HI के क्वथनांक की तुलना करने के लिए हम लोग आणविक भार का सहायता लेंगे, परंतु HF के लिए हमको H बॉन्ड देखना पड़ेगा। क्योंकि HF के अंदर H बॉन्ड है जिसकी बंध सामर्थ्य सर्वाधिक है इन सभी के मुकाबले में, इसलिए ऑटोमेटिकली जब हम यहाँ पर क्वथनांक के बारे में बात करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बोल सकते हैं बेटा कि HF का सर्वाधिक हो जाएगा। तो बेटा HF का सर्वाधिक क्यों हो गया? नॉर्मली क्या होना चाहिए था कि यहाँ पर लगातार ऐसा बढ़ना चाहिए था, HF से बड़ा HCl, HCl से बड़ा HBr और HBr से बड़ा HI। क्यों? क्योंकि लगातार आणविक भार बढ़ रहा है, आणविक भार बढ़ेगा तो वॉन वॉल फोर्स बढ़ेगा, वॉन वॉल फोर्स बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक बढ़ना चाहिए। परंतु HF जो है ये एक ऐसा अणु निकला जिसके अंदर हाइड्रोजन बंधे, तो ये क्या हो गया, ये उछल करके आगे चला गया। तो ऐसा आगे क्यों चला गया, उसके पीछे क्या रीजन है बेटा? इसका हाइड्रोजन बंध का उपस्थित होना। तो HF, HCl के बारे में आपसे ऐसा क्वेश्चन बोला जाएगा बेटा कि ऐसा क्यों होता है कि HF कमरे के तापमान पर एक द्रव के रूप में उपस्थित होता है, जबकि HCl कमरे के तापमान पर एक गैस के रूप में उपस्थित होता है। जबकि HCl का आणविक भार तो अधिक है, तो HCl को द्रव बनना चाहिए था, HF को तो गैस बनना चाहिए था। उसके पीछे रीजन क्या देंगे आप? हाइड्रोजन बंध का उपस्थित होना, कि HF के अणु जो है वो आपस में हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर सकते हैं, परंतु HCl में हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं हो सकता है। इसी वजह से HF के अणु जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं, जबकि HCl के अणु जो है वो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में रहते हैं। तो इस प्रकार से बेटा यहाँ पर क्वथनांक के क्रम को समझाया जा सकता है हाइड्रोजन बंध के द्वारा। नेक्स्ट देखिए बेटा वर्ग 16 की बात करते हैं। वर्ग 16 में देखिए बेटा H2O, H2S, H2Se, H2T, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम्पल है। H2O, H2S, H2Se, H2TE में आप वर्ग के हिसाब से देख सकते हैं बेटा, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, लगातार आणविक भार बढ़ेगा, आणविक भार बढ़ेगा मतलब वॉन्डरवॉल बल बढ़ेंगे, वॉन्डरवॉल बल बढ़ेंगे, इसका मतलब क्वथनांक की मात्रा बढ़ेगी। तो नॉर्मली यदि हम क्वथनांक के बारे में बात करें, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट लगातार यहां पर ऐसे इस प्रकार से बढ़ना चाहिए था। परंतु हम ये बात जानते हैं कि H2O के अंदर तो क्या है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जैसा हमने HF में एग्जाम्पल देखा था, बिल्कुल वैसा का वैसा ही यहां पर कुछ ना कुछ आएगा। H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से और बाकी सब के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होने की वजह से H बॉन्ड जो है वो इसको सबसे आगे लेकर के चला जाएगा। तो यदि हम यहां पर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट सर्वाधिक हो जाएगा बेटा H2O का, फिर आएगा H2TE का, फिर आएगा H2Se का, फिर आएगा बेटा किसका? H2S का। क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से बोलेगा बिल्कुल सेम टू सेम कि क्यों कमरे के तापमान पर जल जो होता है वह द्रव अवस्था में होता है, जबकि H2S जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। H2O जानते हैं बेटा जल होता है, द्रव अवस्था में होता है। H2S क्या होता है बेटा? H2S होता है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कैसी गैस होती है बेटा? इसमें सड़े हुए अंडे जैसी इसमें गंध आती है। तो H2S का आणविक भार तो अधिक है, H2O का आणविक भार तो कम है, तो H2S को होना चाहिए था द्रव, H2O को होना चाहिए था गैस, परंतु उल्टा हो रहा है। तो उल्टा होने के पीछे कारण क्या है कि H2O के अंदर क्या है बेटा? हाइड्रोजन बंध उपस्थित है। इसी वजह से यहां पर संगठन अधिक होगा, संघनन अधिक होगा, इसी वजह से यहां पर क्वथनांक अधिक है, परंतु सल्फर हाइड्रोजन का निर्माण नहीं कर सकता, अतः यहां पर कोई H बंध नहीं होने की वजह से दुर्बल बल कार्य करेंगे, अतः इसका क्वथनांक क्या है? कम है। इसीलिए H2O कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, जबकि H2S कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में उपस्थित होता है। नेक्स्ट देखिए बेटा हम NH3, PH3, ASH3, SbH3। अब आप यहां देखिए बेटा कि NH3 जो है, NH3 वो तत्व है नाइट्रोजन जहां से H बंध की शुरुआत होती है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के मुकाबले में नाइट्रोजन के साथ जब H बंध बनेगा तो ऑटोमेटिक उसका बंध सामर्थ्य की मात्रा कम होगी। इसका मतलब क्या है कि जैसा इफेक्ट यहां आना चाहिए था बिल्कुल वैसा का वैसा इफेक्ट यहां नहीं आएगा, थोड़ा सा कम आएगा। क्यों? क्योंकि यहां नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम है, तो यहां पर दुर्बल H बंध बनेगा। H बंध तो बनेगा परंतु दुर्बल H बंध बनेगा, जिस वजह से यदि हम यहां पर बात करें तो नॉर्मली क्या ऑर्डर होना चाहिए बेटा कि NH3 है अधिक PH3, ASH3, SbH3। क्यों? क्योंकि फिर से वाली बात, इधर से इधर की ओर गएंगे, लगातार आणविक भार बढ़ेगा, आणविक भार बढ़ेगा, वॉन्डरवॉल बल की मात्रा बढ़ेगी, वॉन्डरवॉल बल की मात्रा बढ़ेगी तो क्वथनांक की मात्रा बढ़नी चाहिए। परंतु NH3 में H बंध है, अब भले ही दुर्बल H बंध है पर H बंध तो है, और H बंध होने की वजह से ये क्या होगा, ये खिसक करके बेटा इस वाली पोजीशन पर यहां पर आ जाएगा। इसलिए यदि हम यहां पर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो यहां पर क्रम क्या होगा बेटा? SbH3 सर्वाधिक हो जाएगा, उसके बाद NH3 आ जाएगा। तो आप देखिए बेटा कि NH3 यहां पर सबसे आगे क्यों नहीं आया? क्योंकि NH3 के अंदर उतना अधिक स्ट्रॉन्ग H बंध नहीं है जितना अधिक स्ट्रॉन्ग H2 और HF में था। तो यहां पर दुर्बल H बंध होने की वजह से फर्क तो पड़ रहा है पर उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना बाकियों में पड़ेगा। तो बेटा ये तीनों जो ऑर्डर अभी हमने देखे, ये वाला बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, ये क्वथनांक का क्रम, ये एक ये वाला क्वथनांक का क्रम, ये और एक ये वाला क्वथनांक का क्रम, ये बेटा तीनों के तीनों है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ऑर्डर है
मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप इन तीनों ऑर्डर को पहले तो समझें और बहुत अच्छे से समझने के बाद आप इनको याद करें, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे जाते रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन आया अपने पास में, KHF2 आंशिक रूप से आयनित होता है, समझाइए क्यों। KHF2 की यदि हम बात करें तो KHF2 एक्चुअल में K प्लस और HF2 माइनस आयन के रूप में उपस्थित होता है। अभी बोलना चाह रहा है कि आयन से आंशिक रूप से आयनित होता है, ऐसा क्यों? इसलिए होता है बेटा, देखें आप, क्योंकि HF2 माइनस आयन हाइड्रोजन बंध के कारण स्थायी है। अब HF2 माइनस में किस प्रकार से हाइड्रोजन बंध बनेगा, तो आप देखिए बेटा HF2 माइनस कैसा है, HF2 माइनस एक्चुअल में ऐसा है बेटा, इसको आप ऐसे समझें कि F माइनस के साथ में एक HF का अणु लगा हुआ है। अब आप देख सकते हैं बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है, हाइड्रोजन फ्लोरीन से डायरेक्टली अटैच है, बगल में फ्लोरीन है, लोन पेयर होगा, इसके मध्य ऐसे H बंध बनेगा। उसी को यहां पर इस प्रकार से बताया गया, F माइनस तथा HF, H तथा F माइनस के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध निर्मित होता है। यहां पर क्या बेटा, प्रबल हाइड्रोजन बंध निर्मित हो रहा है, इसी वजह से क्या है, यह एक साथ इस अवस्था में ही रहेगा, यह पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं हो सकता, पूरी तरीके से वियोजित नहीं होगा, और जब पूरी तरीके से वियोजित नहीं होगा तो ये आंशिक रूप से क्या होगा बेटा, आयनित होगा। अब यदि हम KHCl2, KHBr2, KHI2 की बात करें और इनको हम सेम तरीके से तोड़ने की कोशिश करें, तो क्या बेटा KHCl2 में ऐसे Cl माइनस और HCl के मध्य क्या H बंध बन सकता है? नहीं, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि Cl H बंध बनाएगा तो सही, परंतु कब, जब केवल और केवल अंतः आणविक वाला केस होगा, जबकि यह तो अंतर आणविक वाला हो रहा है, दो अलग अलग अणुओं के मध्य बात करी जा रही है, तो नहीं बनेगा। फिर हम जानते हैं बेटा कि ब्रोमीन और आयोडीन तो वैसे ही H बंध का निर्माण नहीं कर सकते, तो ये तो बना ही नहीं सकते, तो जब H बंध का निर्माण नहीं कर सकते तो हम बोल सकते हैं ये कैसे होते बेटा, ये अस्थायी होते हैं। तो KHF2 बेटा स्थायी होता है और KHF2 आंशिक रूप से आयनित होता है, क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है बेटा, उसके अंदर H बंध का उपस्थित होना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि अम्लीय जल में क्या होता है, क्वेश्चन आया अपने पास में, H3O प्लस, H5O2 प्लस, H7O3 प्लस और ऑल, क्या क्या होगा इसका आंसर देखते हैं बेटा। पहली बात तो अम्लीय जल का मतलब क्या है, अम्लीय जल का मतलब क्या बेटा, अम्ल का मतलब क्या है H प्लस, तो हम बात करते हैं बेटा H प्लस के साथ में H2O, H प्लस के साथ में H2O। अब आप ये बात देखें कि H प्लस के साथ में H2O क्या जुड़ सकता है, जी हाँ जुड़ सकता है, H प्लस H2O के साथ जुड़ सकता है, क्यों? क्योंकि यदि हम H प्लस की बात करें तो H प्लस का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया अपने पास में H प्लस, और H2O की यदि हम बात करें तो H2O क्या है बेटा, एक द्विध्रुव है, एक द्विध्रुव है ना बेटा। द्विध्रुव क्यों है ये, क्योंकि आप देख करके आ चुके हैं इसका म्यू का मान 0 नहीं होता है, तो यदि हम इसकी बात करें तो इस पर कहीं डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, ये होगा अपना H2O, तो इनके मध्य एक आयन द्विध्रुव जैसा आकर्षण होना शुरू हो जाएगा, अर्थात यह H प्लस इज H2O से कंबाइन कर लेगा, तो जब H प्लस इज H2O से कंबाइन कर लेगा तब क्या बना लेगा बेटा, यह H3O प्लस बना लेगा। अब ये जो H3O प्लस अपने पास बना, सपोज करो कि इसका बगल में दूसरा H2O का अणु है, तो यह H3O प्लस किसकी तरह वर्क करेगा बेटा, फिर से एक आयन की तरह कार्य करेगा, यह आयन की तरह कार्य करेगा, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है, और H2O फिर से किसकी तरह काम करेगा बेटा, एक द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा, और द्विध्रुव की तरह कार्य करने की वजह से फिर से जुड़ जाएंगे बेटा सेम टू सेम कॉम्बिनेशन की वजह से। तो अब की बार क्या बनेगा बेटा अपने पास में, ये बनेगा अपने पास H5O2 प्लस, ये बन जाएगा बेटा। इसका मतलब H3O प्लस भी बन सकता है, H5O2 प्लस भी बन सकता है। क्या यह H5O2 प्लस आगे H2O से फिर कंबाइन कर सकता है, तो देखते हैं बेटा। यदि हम H5O2 प्लस की बात करें तो यह भी एक आयन की तरह व्यवहार दर्शाएगा, तो हमने बताया कि यह एक आयन हो गया। क्या यह किसी H2O के साथ में फिर से कंबाइन हो सकता है, तो जी हां हो सकता है, क्यों? क्योंकि यह क्या है, एक द्विध्रुव है, और यदि यह द्विध्रुव है तो यह कंबाइन हो सकता है। तो फिर से वही वाली बात बेटा कि यह आयन द्विध्रुव आकर्षण की वजह से कंबाइन होगा, तो फाइनली क्या बनेगा बेटा अपने पास में, यह बनेगा H7O3 प्लस। इसका मतलब इन तीनों ही प्रकार के आयन का निर्माण हो सकता है, तो H3O प्लस भी बन सकता है, H5O2 प्लस भी बन सकता है, H7O3 प्लस भी बन सकता है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाना चाहिए बेटा, ऑल ऑफ दीज अपना आंसर चला जाना चाहिए। इसके अंदर अम्लीय जल के अंदर ये सभी प्रकार का आयन उपस्थित हो सकते हैं, तो क्वेश्चन का अपना आंसर क्या चला जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। अब हम बात करेंगे बेटा एक क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है अपना श्यानता को लेकर के। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से श्यानता का सही क्रम क्या है। अब श्यानता के बारे में हमने क्या बताया था बेटा आपको, श्यानता क्या लेकर चलना है कि कोई द्रव कितना गाढ़ा है, द्रव के गाढ़ेपन को लेकर चलते हैं हम श्यानता के द्वारा। चलिए ऑप्शंस देखते हैं बेटा, C2H5OH, CH2CH2OH, CH2OH, CHOH और CH2OH। अब देखिए बेटा पहली बात तो कि C2H5OH, CH2OH और CH2OH, CH2OH, CH2OH के अंदर किस तरह से हम श्यानता के बारे में बताएंगे। तो बात यहां पर यह है बेटा कि यदि आप ध्यान दें तो जो OH बंध है उसकी मात्रा देखें आप, क्योंकि जो H बंध बनाएगा वो तो OH बंध बनाएगा। जो OH बंध है उसकी मात्रा देखें बेटा आप, तो H बंध की मात्रा कितनी है यहाँ पर,
तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर OH को सर्कल करके बता रहे हैं। सर्कल करके बताने का मतलब सिर्फ इतना सा ये था कि आपके दिमाग में बात बैठे कि कौन अधिक OH बंध बनाएगा। तो आप क्लियरली ये बात देख सकते हैं कि बेटा ये एक H बंध बनाएगा, ये 2 OH है, यहां पर 3 OH है। इसका मतलब क्या है, OH के समूह की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब यदि OH के समूह की संख्या लगातार बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन बंधों की संख्या बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि OH है वही H बंध का निर्माण कर सकता है। जितने अधिक हाइड्रोजन बंध बनेंगे उतना ही अधिक अणुओं के अंदर संघनन होगा, अणु एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि उतना ही अधिक अणुओं के मध्य आकर्षण होगा। इसका मतलब यह हुआ कि उन अणु को, किसी अणु को यदि मुझे एक बाहर निकालना है तो बहुत सारे बंध तोड़ने पड़ेंगे जहां पर OH बंध की मात्रा अधिक होगी। तो जहां पर OH बंध की मात्रा अधिक होगी वहां पर संगठन अधिक होने की वजह से, संघनन अधिक होने की वजह से जो OH बंध है उसको तोड़ने के लिए आपको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो एक अणु को अलग करने के लिए आपको अलग अलग तरीके के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, इसलिए वहां पर ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होने की वजह से उसके अंदर क्वथनांक की मात्रा अधिक हो जाएगी, गलनांक की मात्रा भी अधिक हो जाएगी। और चूंकि हम यहाँ पर श्यानता के बारे में बात कर रहे हैं तो श्यानता तो क्लियरली संघनन पर निर्भर करता है, तो बेटा श्यानता की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हैं बेटा कि लगातार यहाँ पर श्यानता की मात्रा बढ़ेगी। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर जो हमें दिया गया है वो तो एकदम सही ऑर्डर दिया गया है। तो बेटा सही ऑर्डर क्यों दिया गया है? क्योंकि लगातार क्या है, यहाँ पर OH बंध की मात्रा बढ़ रही है। अब अच्छा, ये जो यौगिक है ना बेटा अपने पास, इन यौगिक के आपको नाम पता होने चाहिए। इन यौगिक के नाम क्या क्या होते हैं बेटा? C2H5OH, इसका नाम जानते हैं आप क्या होता है बेटा? इसका नाम जानते हैं आप, इसका नाम होता है बेटा इथेनॉल। ये अपने पास इथेनॉल है। CH2OH, CH2OH, इसका नाम क्या होता है बेटा? इसका नाम होता है अपने पास में ग्लाइकॉल। इसको बोलते हैं बेटा हम ग्लाइकॉल। कहीं कहीं पर आपको इसका नाम मिल सकता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल भी इसका नाम होता है। तो ग्लाइकॉल बोले या इथाइलिन ग्लाइकॉल बोले एक ही बात है। और लास्ट में जो यौगिक है अपने पास में CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको बोलते हैं बेटा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या होता है बेटा? ग्लिसरॉल के द्वारा ही बनाया जाता है ग्लिसरीन। और ग्लिसरीन का नाम आपने अवश्य सुना होगा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ग्लिसरीन का प्रयोग भी किया हो। तो ग्लिसरीन जो होती है वो ग्लिसरॉल के द्वारा ही बनाई जाती है। तो ये है अपने पास इथेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल। तो यहां पर लगातार श्यानता क्यों बढ़ रही है? क्योंकि OH की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। अगला देखें बेटा HNO3, H2SO4, H3PO4, क्या यह क्रम सही है? चलिए संरचना बनाकर देखते हैं बेटा। HNO3 की संरचना देखें हम। HNO3 संरचना जानते हैं बेटा आप, इस प्रकार से होती है। नाइट्रोजन है, यहां डबल बॉन्ड O है, इधर में ऐसे OH लगा रहेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा रहता है। अच्छा H2SO4 की बात करें तो H2SO4 के अंदर सल्फर है, सल्फर के साथ में डबल बॉन्ड O और 2 OH इस प्रकार से लगे हुए होते हैं। ये बन गया अपने पास H2SO4। और H3PO4 की यदि हम बात करें तो H3PO4 में फॉस्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड O होगा और ऐसे यहां पर एक OH, ये दूसरा OH और ये तीसरा OH इस प्रकार से लगेगा। अब हमसे बोलना चाह रहा है कि हमें श्यानता क्रम बताना है। तो श्यानता क्रम देखने के लिए फिर हमें वापस से OH बंध का सहारा लेना पड़ेगा। HNO3 के अंदर एक OH बंध है, H2SO4 के अंदर 2 OH बंध है और H3PO4 के अंदर 3 OH बंध है। तो बेटा आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल जस्ट ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह रिपीट हो रहा है। लगातार OH बंधों की संख्या बढ़ रही है। अब यदि OH बंधों की संख्या बढ़ेगी तो अणुओं में संगठन बढ़ेगा, अर्थात अणु है उनका मूवमेंट जो हो जाएगा वो आसान नहीं होगा। इसका मतलब गाढ़ापन बढ़ जाएगा, गाढ़ापन बढ़ने का मतलब श्यानता भी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर जो दिया है ये भी एकदम सही ऑर्डर ही हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए बेटा O नाइट्रोफेनॉल और P नाइट्रोफेनॉल, और इसको तो हम पहले देख करके आ चुके हैं एग्जाम्पल के अंदर कि P नाइट्रोफेनॉल वाले का क्वथनांक, गलनांक और श्यानता तीनों ही अधिक होता है बेटा किससे? O नाइट्रोफेनॉल से। तो ये वाला ऑर्डर भी अपना सही हो गया। लास्ट है अपने पास में ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सही क्रम क्या है? तो बेटा सही तो अपना ये वाला भी था, ये वाला भी था, ये वाला भी था। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? अपना फोर्थ ऑप्शन अपना आंसर चला जाएगा। तो इस प्रकार से बेटा हमने देखा यहाँ पर हाइड्रोजन बंध किस तरह से होता है और यहाँ पर अपना हाइड्रोजन बंध टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट जो अपने पास में टॉपिक है बेटा उसका नाम है औपचारिक आवेश तथा बंध क्रम। अब औपचारिक आवेश तथा बंध क्रम क्या होता है पहले देखते हैं। बहुपरमाणविक अणु के लिए, अब बेटा देखें बहुपरमाणविक अणु के लिए बंध क्रम कैसे बताएंगे। नॉर्मली जब हमने बंध क्रम की बात करी थी तो बंध क्रम को हमने क्या समझा था कि दो परमाणु के मध्य जितने बंध हैं वह उसका बंध क्रम होता है। यदि एक बंध है तो बंध क्रम 1 है, 2 बंध है तो बंध क्रम 2 है, 3 बंध है तो बंध क्रम 3 है। परंतु यदि हमारे पास में बहुपरमाणविक अणु आ जाएगा, बहुपरमाणविक अणु जैसे कि अपने पास मान लीजिए अपने पास कोई कंपाउंड आ गया H2SO4 आ गया, कोई आयन आ गया जैसे कार्बोनेट आयन आ गया, सल्फेट आ गया, फॉस्फेट आ गया, परक्लोरेट आ गया, क्लोरेट आ गया। तो ऐसे यदि हमारे पास में कोई बहुपरमाणविक प्रजाति आ जाएगी तब हम किस प्रकार से बताएंगे आप बंध क्रम के लिए, तब यहां पर हम इस कॉन्सेप्ट का जो हम पढ़ने वाले हैं उसका सहारा लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है देखें बेटा। बहुपरमाणविक आयन के लिए, बहुपरमाणविक अणु के लिए बंध क्रम की मात्रा क्या होती है? कुल बंधों की संख्या
स्लैश डिवाइड बाय अनुनादी संरचना। मतलब पहले हम वहां पर कुल बंधों की संख्या निकालेंगे, उसको डिवाइड करेंगे बेटा अनुनादी संरचना से। अब अनुनादी संरचना का मतलब क्या होता है बेटा, सुना होगा आपने, अनुनाद जब होता है, अनुनाद की अलग अलग कंडीशंस होती है बेटा, तो जितनी भी हमें अनुनादी संरचनाएं बन सकती हैं उनको यहां रखना है, और उस यौगिक के अंदर या उस आयन के अंदर कुल बंधों की संख्या क्या है उसको यहां रखना है। तो कुल बंधों की संख्या बटा अनुनादी संरचना बता देगा हमें उसका बंध क्रम कितना है। और औपचारिक आवेश की यदि बात करी जाए तो औपचारिक आवेश क्या होता है बेटा, कुल नेगेटिव आवेश बटा अनुनाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, कुल नेगेटिव आवेश बटा अनुनाद में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी। बेसिकली औपचारिक आवेश का मतलब यह होता है कि किसी भी अणु में या किसी भी आयन में किसी परमाणु पर क्या आवेश है उसको बोलते हैं औपचारिक आवेश। किसी भी अणु अथवा आयन में किसी परमाणु पर क्या आवेश है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम औपचारिक आवेश बोलते हैं। अब जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा, ये जो हमने देखा इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, बात अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल देखा बेटा हमने, कार्बोनेट आयन CO3-2 कार्बोनेट बोलते हैं बेटा इसको। पहला काम तो हमारा ये हम संरचना बनाए बेटा हमने कार्बन के साथ। अच्छा देखिए बेटा आप, ये ऑक्सीजन वाला है, ऑक्सीजन के सहित वाला ये आयन है, तो पहले नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दिया तो 2 नेगेटिव ऑक्सीजन को दिए, फिर डबल बॉन्ड O बनाया। अब आप देख सकते हैं बेटा कि यहां पर क्या होगा, अनुनाद होगा। अनुनादी कंडीशन क्या है आप देख सकते हैं, यह नेगेटिव चार्ज यहां आ सकता है और ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट हो सकता है। तो जब ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा, पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद क्या बता सकते हैं बेटा, इसके बाद ये बता सकते हैं कि अगली बार ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको हम यहां लेकर आ सकते हैं, और ये डबल बॉन्ड जो है वो यहां पर ऐसे नेगेटिव चार्ज के रूप में यहां मूव कर जाएगा। तो अब की बार यहां डबल बॉन्ड आ गया, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। इस प्रकार से हमने देखा कि कार्बोनेट आयन के अंदर अनुनाद हो सकता है। जब इसके अंदर अनुनाद हो गया तो कुल कितनी संरचनाएं बनी बेटा, यहां पर 3 संरचनाएं बनी। अब पहला काम तो हमारा है कि हमें बंध क्रम बताएंगे। तो बेटा बंध क्रम का सूत्र क्या है अपना, बंध क्रम का सूत्र है कुल बंधों की संख्या बटा अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना कितनी बनी बेटा, 3। अच्छा कुल बंध कितने हैं, तो बेटा कुल बंध में आपको किसी एक अणु के बारे में देखना है, किसी एक अणु के बारे में देखें, किसी एक संरचना को लेकर देखें। ये ना समझे कि सर 3 बंधे तो तीनों को गिन देंगे, नहीं, तीनों को नहीं गिनना, किसी एक के बारे में देखना है। जैसे अगर आप इसको बारे में देख रहे हैं, इसके बारे में देखो, इसी को गिने, आप इसको देख रहे हैं तो इसी को गिने। बंध सबके अंदर समान ही होंगे क्योंकि सबके सब स्ट्रक्चर एक जैसी स्ट्रक्चर से, किसी एक को देखें। जैसे मान लो हमने इसको देखा तो इसमें कुल कितने बंध बेटा, 1 2 3 4। तो हम बंध क्रम कैसे बताएंगे बेटा, तो बंध क्रम होगा अपने पर 4/3। क्यों, क्योंकि बंध आए थे अपने पास 4 और अपने पास अनुनादी संरचना कितनी थी बेटा, 3। देखो बेटा बंध कितने थे अपने पास, 4, 1 2 3 4 थे, और अनुनादी संरचना कितनी बनी, 1 2 3। तो कितना निकलेगा बेटा अपना बंध क्रम, 4/3। कितना है बेटा बंध क्रम अपना, 4/3, यानी कि 1.33 समथिंग अपना बंध क्रम आ जाएगा कार्बोनेट के अंदर। अगला है औपचारिक आवेश की गणना करना। अब औपचारिक आवेश का सूत्र क्या बताया था बेटा मैंने आपको, औपचारिक आवेश का सूत्र था कुल नेगेटिव चार्ज बटा अनुनाद में ऑक्सीजन की संख्या के बारे में हम बताएंगे। तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पर कुल नेगेटिव चार्ज कितना है, -2। कार्बोनेट के अंदर बेटा कितना नेगेटिव चार्ज है, -2। ऑक्सीजन कितने बेटा, 3। तो अपने पास में यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, औपचारिक आवेश -2/3। तो -2/3 यानी कि -0.67 क्या आ गया अपने पास, औपचारिक आवेश आ गया, किसमें, कार्बोनेट। तो कार्बोनेट का बंध क्रम कितना है बेटा, 1.33, और औपचारिक आवेश ऑक्सीजन पर कितना है बेटा अपने पास, -0.67। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपने पास में सल्फेट SO4-2। अब पहला काम तो हमारा ये होगा हम संरचना बनाए। चलिए संरचना बनाते हैं। सल्फेट का संरचना देखिए बेटा, हम तो सल्फर के साथ में पहले तो हम इसे 2 नेगेटिव चार्ज लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जब ऑक्सीजन पार्श्व परमाणु होता है तो पहले नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को देते हैं, बाकी बचे हुए ऑक्सीजन क्या करेंगे बेटा, इसे डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि बेटा यहां पर अनुनाद होगा, तो जब यहां पर अनुनाद होगा तो कितनी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, बना के देखते हैं बेटा। तो अभी बेटा देखें 2 नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है, अभी नेगेटिव चार्ज यहां पर जाएगा पाई बॉन्ड के साथ में, तो अगला स्ट्रक्चर अपना क्या बन सकता है बेटा, देखें ये बनेगा बेटा अपना S डबल बॉन्ड O, ये बनेगा बेटा अपने पास में O नेगेटिव, ये बनेगा अपने पास में बेटा O नेगेटिव, और ये आएगा बेटा अपने पास में S डबल बॉन्ड O। ये दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। अगला स्ट्रक्चर देखे बेटा अपने पास बनेगा बेटा ये सल्फर के साथ में डबल बॉन्ड O बन गया, एक यहां आएगा बेटा O नेगेटिव, एक यहां आएगा बेटा डबल बॉन्ड O, एक यहां आएगा बेटा O नेगेटिव। और जो लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर देखिए बेटा अपने पास सल्फर में यहां पर आएगा बेटा अपने पास में O नेगेटिव, यहां पर आएगा अपने पास में O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड। इस प्रकार से हमारे पास में सल्फेट की 4 अनुनादी संरचनाएं इस प्रकार से तैयार करी जा सकती है। तो अब आप यहां पर देखिए बेटा हम पहले काम है बंध क्रम निकालना। तो बंध क्रम का सूत्र क्या है बेटा, कुल बंधों की संख्या बटा अनुनादी संरचनाएं। अच्छा कुल बंध की संख्या देखिए आप किसी भी को देख सकते हैं, मान लो कि हमने इसको देखा तो कुल बंध कितने निकले बेटा इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। तो बंध क्रम क्या आएगा बेटा, 6 बटा अनुनादी संरचना कितनी, 1 2 3 4, तो 4 अनुनादी संरचना आ गई, तो 6/4 मतलब कि 1.5।
अर्थात यहां पर सल्फर ऑक्सीजन का बंध क्रम कितना होगा बेटा 1.5 होगा। फिर बात करें हम यहां पर औपचारिक आवेश के बारे में, तो औपचारिक आवेश का सूत्र क्या है, कुल नेगेटिव चार्ज अपॉन टोटल ऑक्सीजन एटम्स। नेगेटिव चार्ज कितना है बेटा -2, ऑक्सीजन कितने बेटा 4, -2/4 का मतलब कितना है -0.5। इस प्रकार से हमने यहां पर औपचारिक आवेश की गणना भी कर ली। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा अपने पास में ClO4-। अब ClO4- से बंध क्रम वगैरह सब बताना है तो पहले संरचना बनाई हमने। ClO4- के अंदर क्लोरीन है बेटा। अब देखो बेटा एक नेगेटिव चार्ज है, पहले हमने यहां पर एक नेगेटिव चार्ज लगाया, फिर ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O ऐसा लगाया, ठीक है। अनुनाद हो सकता है इसमें, इस नेगेटिव को यहां भेजेंगे, इस पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट करेंगे। अगला संरचना क्या बनेगा बेटा हमारे पास में Cl, ये डबल बॉन्ड O रहेगा एज इट इज, इसको हमने ऐसा डबल बॉन्ड O करा, इसको हमने ऐसा O नेगेटिव कर दिया, ये डबल बॉन्ड O बन गया। फिर से होगा, फिर नेगेटिव चार्ज फिर मूव करेगा, ये क्लोरीन, ये डबल बॉन्ड O रहेगा, यहां रहेगा बेटा O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O रहेगा। और एक और स्ट्रक्चर तैयार हो सकता है, इसमें क्लोरीन के साथ में अब O नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, ये संरचना बन जाएगी। तो आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि यहां पर कुल अनुनादी संरचनाएं कितनी बनी बेटा, कुल अनुनादी संरचना कितनी बनी बेटा, यहां पर अपने पास में 1 2 3 4, अपने पास कितनी संरचना बनी, 4 बनी। अच्छा कुल बंध कितने हैं, तो इस संरचना को देख लो आप, इसमें कुल बंध कितने मिले बेटा आपको, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा देखिए अब बंध क्रम की मात्रा क्या होगी, कुल बंधों की संख्या 7 बटे कुल अनुनादी संरचना 4, 1 2 3 4, 7/4 मतलब कि मान कितना आ गया 1.75। तो यहां पर क्लोरीन ऑक्सीजन का बंध क्रम कितना है बेटा 1.75। अच्छा औपचारिक आवेश बताएंगे तो औपचारिक आवेश का मान क्या होता है, नेगेटिव चार्ज अपॉन कुल ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या। नेगेटिव चार्ज 1 है, कुल ऑक्सीजन 4 है, तो -1/4, इसका मतलब क्या होगा बेटा -0.25। ये आ गया अपने पास क्या बेटा औपचारिक आवेश। तो इस प्रकार से बेटा हम औपचारिक आवेश के बारे में गणना कर सकते हैं और आसानी से बंध क्रम के बारे में बता सकते हैं किसी बहुपरमाणुविक आयन के लिए। तो आसानी से बेटा इस प्रकार से क्वेश्चन के बारे में कॉन्सेप्ट समझाया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए बेटा अगला एग्जाम्पल आता है अपने पास में फॉस्फेट आयन PO4-3। PO4- की संरचना बनाकर देखते हैं बेटा। PO4- संरचना बनाई हमने, ये फॉस्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड O रहेगा, 3 नेगेटिव चार्ज रहेंगे बेटा यहाँ पर, तो O नेगेटिव ये रहेगा, 1 O नेगेटिव यहाँ पर, 1 O नेगेटिव यहाँ पर। अगली इसमें अनुनाद हो सकता है बेटा, नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर हम भेज सकते हैं, ये पाई बॉन्ड वह शिफ्ट कर सकते हैं। संरचना क्या बनेगी बेटा अपने पास में, फॉस्फोरस के साथ में ये बेटा रहेगा अपने पास में O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O रहेगा, फिर ये O नेगेटिव और एक O नेगेटिव। अभी और इसमें अनुनाद हो सकता है। अगला संरचना क्या बनेगा बेटा अपने पास में, P के साथ में O नेगेटिव, ये रहेगा O नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O और एक और रहेगा O नेगेटिव। और एक और संरचना तैयार हो सकती है जब इसके अंदर क्या बन जाएगा बेटा, P के साथ में यहाँ रहेगा बेटा O नेगेटिव, O नेगेटिव, O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O। ये तो आप देख सकते हैं बेटा इसमें कुल मिलाकर कितनी संरचना बन गई बेटा, अनुनादी संरचना अपने पास क्या बन गई बेटा 4 बन गई। बंध क्रम का सूत्र लगाया हमने, बंध क्रम का सूत्र क्या बोलता है, कुल बंधों की संख्या, कुल बंधों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 बटा अनुनादी संरचना 1 2 3 4, 4 अनुनादी संरचना बन गई बेटा। तो बंध क्रम क्या होगा बेटा 5/4, 5/4 का मतलब 1.25। फिर हमसे पूछ रहा है बेटा इसके औपचारिक आवेश के बारे में। औपचारिक आवेश का मान कितना होता है बेटा, नेगेटिव चार्ज अपॉन टोटल ऑक्सीजन एटम। नेगेटिव चार्ज -3, टोटल ऑक्सीजन एटम 4, -3/4 मतलब मान कितना आ गया बेटा -0.75। तो इस प्रकार से हमने अलग अलग एग्जांपल में देखा बेटा कि औपचारिक आवेश की गणना और बंध क्रम की गणना हम किस प्रकार से देख सकते हैं। सो बेटा अभी हमने यहां पर बात करी बंध क्रम के बारे में कि बंध क्रम किस प्रकार से निकाला जाता है। बंध क्रम के बारे में हमने देखा कि बंध क्रम यदि हमारे पास अनुनाद हो रहा है तो बंध क्रम किस प्रकार से निकालते हैं। तो हमारे पास बेटा सूत्र था, हमने क्या देखा था कि कुल बंधों की संख्या बटा कुल अनुनादी संरचना, इसको हम इस प्रकार से देखेंगे। अब ये तरीका तो हो गया बेटा लॉन्ग मेथड हमारे पास में, कि लॉन्ग मेथड से इस तरीके से यहां पर सवाल बनाया जाएगा। परंतु मान लीजिए कि हमारे पास में समय नहीं है और हमको फटाफट से चेक करना है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे बेटा, तब ऐसे केस में हमारे पास बेटा एक शॉर्ट ट्रिक है। अब वो शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, ध्यान से देखना। पहली बात तो बेटा बहुपरमाणुविक अणु के लिए होगा, क्योंकि यदि द्विपरमाणुविक है कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 या उससे कम है तब हम हमेशा MOT अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि हमारे पास बहुपरमाणुविक प्रजाति है तब हम क्या करेंगे, तो बेटा बहुपरमाणुविक अणु के लिए क्या करा जाएगा, बहुपरमाणुविक प्रजाति के लिए शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। अब ध्यान समझना बेटा शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। शॉर्ट ट्रिक के बारे में यह बात कही गई है कि जहां पर रेजोनेंस हो रहा होगा, हमें लगेगा कि रेजोनेंस होगा, तो ऐसे केस में बेटा बॉन्ड ऑर्डर, जिसको बेटा बंध क्रम बोलते हैं, बंध क्रम जो होता है बेटा इसको इंग्लिश के अंदर बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में BO बोलते हैं बेटा। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर को निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का सूत्र होता है 1 + π/σ। इस सूत्र को यदि आप अप्लाई करेंगे तो आपका अधिकतर बार आंसर क्या आएगा बेटा, यहां पर सही आएगा। मतलब बात यह है कि यदि यहां पर रेजोनेंस हो रहा होगा, जहां पर अनुनाद हो रहा होगा, वहां पर यदि आप इस सूत्र को अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बहुत सही आएगा और फटाफट से आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल हम बात करें, जैसे कि एग्जांपल की बात करें बेटा, हमारे पास आया कार्बोनेट आयन, इसके थ्रू हमने स्टार्ट कर दिया था बेटा पढ़ना बंध क्रम के बारे में, जहां पर अनुनाद हो रहा था।
तो हमने क्या करा था बेटा, इसका अनुनादी संरचना बनाई थी। हमने क्या करा था बेटा, पहले संरचना बनाई इसके, कार्बोनेट की हम संरचना बनाते हैं तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O आएगा, एक इधर में O नेगेटिव आएगा, एक इधर में O नेगेटिव आएगा, ऐसा संरचना बनाई थी ना बेटा। फिर हमने देखा था इसमें अनुनाद होगा तो 3 अनुनादी संरचना बनाई थी। फिर हमने देखा था कुल बंधों की संख्या 1 2 3 4 बंध थे तो 4/3 आया था, अर्थात 1.33 आया था। वो तो हो गया इसका स्टैंडर्ड तरीका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है कि जहां पर हमें अनुनाद होता हुआ दिखाई देगा, तो जिस जगह पर अनुनाद होता हुआ दिखाई देगा वहां बंधक्रम निकालने का तरीका क्या है, 1 + π/σ लगाओ, आंसर पाओ। लाइक फॉर एग्जांपल यहां देखो बेटा, यहां लगाते हैं बंधक्रम बॉन्ड का फॉर्मूला। तो बेटा क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस बेटा पाई बॉन्ड कितने हैं बेटा इसके अंदर, पाई बॉन्ड कितना है, एक, यही पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा इसके अंदर, 1 2 3, तो आप देखो बेटा क्या मान आएगा 1.33, वही आ गया ना, वही वाली बात है बेटा। अगेन बेटा एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि हमारे पास आया, हमारे पास सल्फेट SO4-2, तो पहला काम क्या होगा, हम सल्फेट की संरचना बनाएंगे। सल्फेट संरचना बनाई, S डबल बॉन्ड O और 2 O नेगेटिव, इस प्रकार से लगे रहेंगे बेटा यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर भी रेजोनेंस होगा, अनुनाद होगा, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है हमारे पास में कि बंधक्रम बॉन्ड और निकालने का तरीका क्या है हमारे पास, 1 + π/σ। बेटा पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें, 1 और 1 2, ये 2 पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, 1 2 3 4, 1 + 2/4, इसको देखेंगे बेटा तो ये 1/2 इस तरह कैंसिल हो जाएगा। तो 1 + 1/2 का मतलब कितना हो गया, बंधक्रम कितना आ गया हमारे पास, 1.5। आप देख सकते हैं बेटा सल्फेट के अंदर हमने कैलकुलेशन करके आपको बताया भी था कि सल्फेट बंधक्रम कितना आता है बेटा, 1.5 ही आता है। और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान है हमारे पास में एक एग्जांपल आया बेटा ClO4- परक्लोरेट आयन। तो परक्लोरेट आयन में भी देख सकते हैं बेटा संरचना बनाएंगे, क्लोरीन के साथ में डबल बॉन्ड O और एक रहेगा हमारे पास में O नेगेटिव। यहां पर भी क्या होगा बेटा, अनुनाद होगा, ये नेगेटिव यहां आ सकता है, इस प्रकार होगा। बहुत सारे अनुनादी संरचना बनाएंगे, परंतु यदि हम यहां शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करें तो बंधक्रम का सूत्र क्या है, 1 + π/σ। पाई बॉन्ड कितने बेटा, 1 2 3 पाई बॉन्ड हो गए। सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, 1 2 3 4 हो गए बेटा। तो इसका मान कितना आएगा बेटा हमारे पास, 1.75, और आप देख सकते हैं यही हमारे पास में मान आया। तो बेटा ये शॉर्ट ट्रिक आपको बताई गई इसलिए ये, ताकि यदि आपको कहीं पर रेजोनेंस होता हुआ दिखाई दे, अनुनाद होता हुआ दिखाई दे, तब आप आसानी से शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करके बंधक्रम ज्ञात कर सकते हैं। अब जो सवाल हमने अभी करे थे, जो सवाल अभी हमने करे बेटा, वो तो हमने आपको क्या करा था, अनुनादी संरचना बना करके बताए थे। अब वापस से आप उन सभी सवालों को दोबारा से हल करेंगे, शॉर्ट ट्रिक को अप्लाई करेंगे, तो आप ये बात देखेंगे कि बेटा आपका सवाल सही तो होगा ही सही, और वहां पर आधे से भी कम समय के अंदर आप ये सवाल आसानी से बना सकते हैं। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक है, इस शॉर्ट ट्रिक को आप याद रख के चलें, बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक है, बहुत हेल्प करेगी आपको। कहां पर, बहुपरमाणुक अणु में जहां पर अनुनाद हो रहा होगा उस जगह पर बंधक्रम ज्ञात करने के लिए शॉर्ट ट्रिक है 1 + π/σ, किसके लिए, बंधक्रम के लिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, अगले पास में अपने पास में प्रश्न आया, बंध सामर्थ्य की तुलना कीजिए। अब बंध सामर्थ्य की तुलना करने के लिए हमारे पास में कुछ यहां पर आयन दिए गए हैं। अब पहली बात तो समझे कि बंध सामर्थ्य की तुलना करी किस प्रकार जाएगी। हमें यह बात पता है कि बंध क्रम जो होता है, बंध क्रम की मात्रा जितनी अधिक होती है, यदि बंध क्रम की मात्रा बढ़ती है तो जो बंध का जो सामर्थ्य है वह बढ़ जाता है। बंध का जो सामर्थ्य है बेटा वो बढ़ जाता है, ये बात हम देख करके आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर बंध क्रम निकालना है, क्योंकि जिसका बंध क्रम अधिक होगा ऑटोमेटिक वहां बंध सामर्थ्य अधिक हो जाएगा। अच्छा, ClO4- की यदि हम बात करें तो थोड़ी देर पहले जस्ट अभी हम एग्जांपल देख करके आए बेटा, आप देख सकते हैं ClO4- में यहां दिखा था बेटा हमने, ClO4- में बंध क्रम कितना आया था बेटा, 1.75। तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहां पर बंध क्रम की बात करते हैं, जिसको कि हम बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। ये कितना है बेटा अपने पास में, 1.75। अच्छा, PO4- और SO4- भी हम देख करके आ चुके हैं जस्ट थोड़ी देर पहले। PO4- कितना आया था बेटा, 1.25, और SO4- कितना आया था बेटा, 1.5। तो चलिए देख लेते बेटा, PO4- का आया, PO4- का 1.25, और SO4- कितना आया बेटा, 1.5। तो आप देख सकते बेटा कि इधर से इधर की ओर जाने पर लगातार बंध क्रम जो बॉन्ड ऑर्डर है अपना वो घट रहा है, और बंध क्रम घटेगा, इसका मतलब बंध सामर्थ्य जो है वो भी लगातार घटेगा। तो बंध सामर्थ्य लगातार यहां पर घटेगा। तो बंध सामर्थ्य क्रम क्या आ जाएगा बेटा, सर्वाधिक ClO4- का, फिर सल्फेट का, और लास्ट में PO4- का। परक्लोरेट आयन का मैक्सिमम सल्फेट आयन का बीच में आएगा, और मिनिमम आ जाएगा बेटा किसका, फॉस्फेट आयन का। तो इस प्रकार से बंध क्रम के आधार पर हम तुलना कर सकते हैं बंध सामर्थ्य की भी। अगला सवाल देखिए बेटा, बंध लंबाई की तुलना कीजिए। अब बंध लंबाई को हम किस प्रकार तुलना करेंगे देखते हैं बेटा। तो इसको भी हम आंसर बताएंगे किसके द्वारा, बंध क्रम के द्वारा। कैसे बताएंगे, हमें यह बात पता है कि जब बंध क्रम की बात करी जाए, यदि बंध क्रम की मात्रा बढ़ेगी, बंध क्रम की मात्रा बढ़ेगी, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि जो बंध का जो सामर्थ्य है वह भी बढ़ेगा, बंध सामर्थ्य बढ़ेगा। और यदि बंध सामर्थ्य बढ़ता है तो जो बंध की लंबाई होती है वो लगातार घटती है। बंध की लंबाई क्या होती है बेटा, घटती। तो बंध की लंबाई घटेगी, अर्थात हमें बंध क्रम निकालना है, और बंध क्रम का ठीक विपरीत क्रम किसका आ जाएगा बेटा, बंध लंबाई का आ जाएगा।
अब आप ये देखो बेटा ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, ClO2 माइनस और ClO माइनस, इन सभी के अंदर हम देखें तो ClO4 माइनस संरचना बनाई बेटा हमने, Cl डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और एक ये रहेगा बेटा अपने पास में O नेगेटिव। ClO3 माइनस की बात करते बेटा, Cl के पास में डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, एक रहेगा बेटा अपने पास O माइनस और एक रहेगा अपने पास में लोन पेयर। ClO2 माइनस की बात करें तो क्लोरीन के पास में डबल बॉन्ड O, एक रहेगा बेटा यहाँ पर O माइनस, इस प्रकार से एक लोन पेयर यहाँ ये और एक लोन पेयर यहाँ रहेगा और फाइनली ClO माइनस के अंदर तो एक ही बंद होगा, ये ClO माइनस, इस प्रकार से होगा। तो बेटा यदि हम यहाँ पर बंद क्रम के बारे में बात करें, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में देखें तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको तरीका बताया बेटा मैंने, क्या होता है बेटा, आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि कुल बंदों की संख्या बटा कुल अनुनादी संरचना। थोड़ी देर पहले निकाला था बेटा हमने, यहाँ पर कितना आया था बेटा 1.75, यहाँ पर बंद क्रम क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा 1.66 और बिल्कुल सेम टू सेम आपने यहाँ संरचना बना ली, बंद को देख लिया आपने। अब आप यहाँ पर बंद क्रम निकालेंगे बेटा सभी अनुनाद के हिसाब से, तो यहाँ कितना निकल के आएगा बेटा अपने पास 1.5 आएगा और फाइनली हम ClO माइनस में देख सकते हैं बेटा यहाँ तो बंद क्रम कितना आएगा बेटा, एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई पाईबंदी नहीं है, तो आप क्लियर देख सकते हैं बेटा एक ही बंद है। अब आप ये बात बोल सकते हैं कि इधर से इधर की ओर जाने पर लगातार आपको दिख रहा है बेटा कि बंद क्रम घट रहा है, जो बंद क्रम है वह लगातार घटेगा और बंद क्रम घटेगा, इसका मतलब जो बंद का जो सामर्थ्य है, बंद का जो सामर्थ्य है वह भी लगातार घटेगा और यदि बंद सामर्थ्य घटता है इसका मतलब जो बंद की लंबाई है वह लगातार बढ़ेगी। तो बंद लंबाई का क्रम क्या होगा बेटा, लगातार बढ़ता हुआ आ जाएगा। तो बंद लंबाई की तुलना क्या हो जाएगी बेटा, कुछ इस प्रकार से बढ़ता हुआ क्रम बता दिया जाएगा। ये अपने पास में क्रम आ जाएगा इन सभी अलग अलग आयनों का। ये अपने पास आयन है बेटा परक्लोरेट आयन, क्लोरेट आयन, क्लोराइड आयन और हाइपोक्लोराइट आयन। तो बेटा अपने पास में अलग अलग आयन के अंदर इस प्रकार से बंद लंबाई का क्रम हमने बता दिया, किसके आधार पर, इस प्रकार से कॉन्सेप्ट का यूज करके। नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला सवाल है अपने पास CO बंद सामर्थ्य की तुलना कीजिए। अब CO बंद सामर्थ्य तुलना, फिर से वाली बात, बंद सामर्थ्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बंद क्रम निकालना पड़ेगा। पहला काम हमें संरचना बनाकर के देखे बेटा, संरचना बनाकर देखे बेटा, तो CO के अंदर इस प्रकार से यहां पर ये संरचना बनेगी बेटा CO की। अच्छा CO2 की बात करें तो कार्बन में ऐसा डबल बॉन्ड O होगा और ये बेटा डबल बॉन्ड O इस प्रकार होगा। कार्बोनेट की बात करें तो बेटा कार्बोनेट का संरचना हम थोड़ी देर पहले देख करके आ चुके हैं और यहां पर कुछ इस प्रकार से संरचना बताई जा सकती है। अब आप ये बात देख सकते हैं बेटा कि यदि हम यहां पर बंद क्रम निकालें तो बंद क्रम का मतलब क्या होता है बेटा कि किसी अणु में दो परमाणु के मध्य कितने बंद है। यहां दो ही परमाणु है, बंद कितने बेटा यहां पर 3, तो बंद क्रम कितना होगा बेटा अपने पास में 3 हो जाएगा। अच्छा यहां पर बेटा आप संरचना बना करके देख सकते हैं तो बेटा आपको यहां क्लियरली बंद दिख रहे होंगे बेटा, दो तत्वों के मध्य, यहां भी 2 बंद है, यहां भी 2 बंद है, तो कुल 2 तत्वों के मध्य बंद कितने बने 2, तो बंद क्रम कितना है बेटा अपने पास में 2। और इसके बारे में हम शुरुआत में गणना करके आ चुके हैं, यहां पर हम बता चुके हैं बेटा कि यहां पर कितना आता है बेटा, यहां पर 1.33 आता है। ये बात हम देख करके आ चुके हैं, पहले कैलकुलेशन करके आ चुके हैं। तो अब हम यहां पर देखें तो बंद क्रम का क्रम क्या आया, तो इधर से इधर की ओर जाने पर लगातार अपना जो बंद क्रम है, जो बंद क्रम है उसकी मात्रा लगातार घट रही है। इसका मतलब बंद का जो सामर्थ्य है उसकी मात्रा भी लगातार घटेगी, तो बंद सामर्थ्य की मात्रा लगातार घटेगी। तो बोल रहा है बंद सामर्थ्य तुलना करो, तो सर्वाधिक बंद सामर्थ्य CO का हो जाएगा, उससे कम CO2 का, और मिनिमम किसका हो जाएगा बेटा CO3 - 2 का हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें बेटा, बंद लंबाई की तुलना कीजिए O और O के मध्य। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। H2O2 की बात करें बेटा तो H2O2 के अंदर संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा, इसकी खुली हुई किताब की तरह इसकी संरचना होती है, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर आदि खुली हुई किताब की संरचना होती है। ओजोन की बात करें बेटा यहाँ पर तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मध्य ऐसे डबल बॉन्ड होगा और इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड उपस्थित होगा। और O2 के अंदर आप देख सकते हैं बेटा कि O और O के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है। अब आप यहाँ पर ये बात देख सकते हैं बेटा कि यदि हम यहाँ पर बंद क्रम की बात करें तो यहाँ तो कोई पाई बंद है ही नहीं, तो यहाँ तो रेजोनेंस अनुनाद हो ही नहीं सकता। O और O के मध्य कितना बंद है बेटा, यदि हम यहाँ पर सीधे सीधे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करें तो O और O के मध्य एक ही बंद है, रेजोनेंस तो होगा नहीं, अनुनाद तो होगा नहीं। अच्छा यहाँ अनुनाद होगा, यहां अनुनाद होगा ना बेटा, ओजोन के अंदर अनुनाद होगा, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, ये डबल बॉन्ड O, ये कोऑर्डिनेट वाला स्ट्रक्चर, फिर ये कोऑर्डिनेट इधर आ जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर एक बार ऐसा बनाया जा सकता है, ये कोऑर्डिनेट O और डबल बॉन्ड O। इसका मतलब यहां पर 2 अनुनादी संरचनाएं बन गई। फिर यहां बंद क्रम क्या बताया जाएगा बेटा, कुल बंद कितने हैं 3/2, क्योंकि 2 अनुनादी हैं तो अर्थात यहां पर कितना आएगा बेटा बंद क्रम 1.5, तो हमने बताया यहां पर 1.5। O2 के अंदर कितना बंद क्रम है, क्लियरली यहां पर 2 बंद क्रम है, 2 ही बंद है। तो आप देख सकते हैं बेटा इधर से इधर की ओर जाने पर लगातार अपना जो बंद क्रम है, लगातार अपना बंद क्रम की मात्रा जो है वो बढ़ रही है। और बंद क्रम की मात्रा बढ़ने का मतलब जो बंद का अपना सामर्थ्य है
बंध का जो अपना सामर्थ्य है वो लगातार बढ़ेगा और इसका मतलब बंध की जो लंबाई है वह लगातार घटेगी। तो बंध लंबाई लगातार घटेगी। क्वेश्चन हमसे बंध लंबाई के बारे में पूछना चाह रहा है, तो बंध लंबाई सर्वाधिक किसकी है बेटा? H2O2 की। तो सबसे अधिक H2O2 की, फिर ओजोन की, और लास्ट में किसका नंबर आ जाएगा बेटा? O2 का आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ रही होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है। यहाँ पर बंध क्रम हमने सबका निकाल लिया। बंध क्रम और बंध लंबाई आपस में व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो इस प्रकार से इसका आंसर बता दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अब हम औपचारिक आवेश के बारे में। औपचारिक आवेश के बारे में यदि बात करी जाए तो औपचारिक आवेश किस प्रकार से गणना करा जाता है? जब हमारे पास आयन नहीं है, जब हमारे पास में कोई अणु दिया गया है जिसमें कोई आयन नहीं है, अर्थात चार्ज नहीं है, तो बेटा जब चार्ज नहीं होगा तो पुराने सूत्र से हम निकाल नहीं सकते। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, औपचारिक आवेश की गणना करने के लिए हमारे पास में एक सूत्र है। वो क्या है? औपचारिक आवेश होता है जिस भी परमाणु की बात करी जा रही है उसके संदर्भ में बोला जाएगा। जैसे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसमें से घटाएंगे हम बंधों की संख्या, वह तत्व कितने बंध बना रहा है उसकी संख्या, माइनस एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन, एकाकी युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं उस तत्व पे। मतलब क्या है इस बात का? एग्जांपल समझे बेटा, 2 मिनट में आपको बात समझ में आएगी। लाइक फॉर एग्जांपल ओजोन की बात करें। अब हम देख रहे हैं बेटा ओजोन की संरचना के बारे में। ओजोन की संरचना को यदि हम घुमा करके देखें बेटा तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ये अपने पास में ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इस प्रकार डबल बॉन्ड बना रहा है और एक ऑक्सीजन इस प्रकार से यहां पर ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब चूंकि हमें औपचारिक आवेश की गणना करने के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देखने पड़ेंगे, तो हम सब पे एक इलेक्ट्रॉन युग्म बता देते हैं बेटा। तो इस संरचना को घुमा करके मैं ऐसा बता रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए बेटा, इसके ऊपर एक लोन पेयर है, यहां पर ऐसे 2 लोन पेयर हैं और यहां पर 3 लोन पेयर इस प्रकार से उपस्थित है। यह संरचना है किसकी? ओजोन की। हमें प्रत्येक ऑक्सीजन के परमाणु पर एक एक करके औपचारिक आवेश की गणना करनी। चलिए हम नंबरिंग कर देते हैं। इस वाले ऑक्सीजन को हम नंबर 1 बोल देते हैं बेटा, इसको हम नंबर 2 बोल देते हैं और इसको हम नंबर 3 बोल देते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो ऑक्सीजन नंबर 1 पे निकालते हैं पहले हम। ऑक्सीजन नंबर 1 पे किस प्रकार से गणना करी जाएगी औपचारिक आवेश की, इसको बताते हैं। तो औपचारिक आवेश का सूत्र क्या है बेटा? संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑक्सीजन के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 6। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 माइनस बंध की संख्या। ये ऑक्सीजन नंबर 1 कितने बंध बना रहा है? 1 2 3, अर्थात माइनस करेंगे हम इसमें से 3, माइनस एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन। ध्यान देना बेटा, एकाकी युग्म नहीं, एकाकी युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन है वह देखने। तो बेटा इसमें एकाकी युग्म में कितना है? 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 2, तो माइनस क्या कर देंगे हम इसमें से 2। तो 6 माइनस 3 माइनस 2, अर्थात मान कितना आएगा बेटा? +1, क्योंकि आवेश है तो हमें चार्ज बताना पड़ेगा। अर्थात ऑक्सीजन नंबर 1 पर +1 चार्ज आना चाहिए। यह इसका क्या होगा? औपचारिक आवेश होगा। चलिए ऑक्सीजन नंबर 2 पे कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीजन नंबर 2 की बात करी जाए तो इसके संयोजी कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, यह कितने बंध बना रहा है? तो 1 और 1 2, ये 2 बंध बना रहा है, माइनस इसके एकाकी युग्म में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 1 2 3 4, माइनस कर दिया हमने 4, मान कितना आ गया बेटा अपने पास में? 0, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं आएगा। चलिए ऑक्सीजन नंबर 3 पे गणना करते हैं। ऑक्सीजन नंबर 3 की हम बात करें तो ये भी ऑक्सीजन, इसका संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, ये कितने बंध बना रहा है? तो ये बेटा ये तो 1 की बंध बना रहा है, तो 6 माइनस 1, माइनस इसका संयोजी कोश में अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा? अब लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6, एकाकी युग्म में इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस 1 माइनस 6, मान कितना आ गया बेटा अपने पास? -1। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ओजोन की यदि बात करी जाए तो ओजोन के अंदर इस वाले ऑक्सीजन पे नंबर 1 पे +1 चार्ज है, नंबर 2 पे कोई चार्ज नहीं है, नंबर 3 पर -1 चार्ज है। अब बेटा जिस प्रकार से भी आपने गणना करी तो कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि हमारा आंसर जो आया है वो सही आया कि नहीं आया। तो अपने आंसर को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इन सभी आवेश को जोड़ दीजिए। इन सभी आवेश को यदि आप जोड़ते हैं तो मान कितना आएगा बेटा? 0। इन सभी आवेश को जोड़ने पर जो मान आए, यदि अणु पर भी वही चार्ज है, इसका मतलब आपका आंसर सही आया। इन सभी मान को जोड़ने पर जो आंसर आए, यदि अणु पर भी वही आवेश था, इसका मतलब आपका आंसर सही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन सबको जोड़ने पर आवेश क्या आया? 0। तो क्या ओजोन पर भी शुरुआत में आवेश 0 था? बिल्कुल सही बात है, 0 था। इसका मतलब आपका आंसर क्या आया बेटा? सही आया। तो इस तरीके से आप औपचारिक आवेश की गणना भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इस सूत्र को लगा करके। यह सूत्र क्या बताता है हमें? किसी भी तत्व पर, किसी अणु में बात करी जाए तो किसी भी तत्व पर या परमाणु पर क्या औपचारिक आवेश होगा उसके बारे में गणना करके बताई जा सकती है।